Hello and welcome to the 12th lesson of this technical analysis course। अभी तक जो है काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स हमने कवर कर लिए है इस कोर्स में। और आज जो पैटर्न को हम समझने वाले हैं वो है वेज पैटर्न। और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक राइजिंग वेज और दूसरा फॉलिंग वेज। तो दोनों को हम आज इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसे स्पॉट कर सकते हैं प्राइस में और फिर सही से ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आपको चार्ट पे ही इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसा आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा कि जो वेज होता है उस शेप का ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है चार्ट पर। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो ये यहाँ पर हमें एक सन फार्मा का ये चार्ट है आर्ली, और उसमें ये एक वेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वेज के शेप में ये पैटर्न यहाँ पर बनता है और उसमें इस तरह से कंप्रेस होती हुई प्राइस हमें देखने को मिलती है, इस तरह से कंप्रेस होते हुए प्राइस जाती है। तो अभी जो ये एग्जांपल हम देख रहे हैं ये राइजिंग वेज है। तो अभी इसको राइजिंग वेज क्यों बोलते हैं, तो जैसे कि आप अगर देख सकते हैं तो इसमें जब प्राइस कंप्रेस होती हुई इस तरह से जा रही थी तो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए हम इसे राइजिंग वेज बोलते हैं। और उसी तरह अगर प्राइस नीचे की तरफ इस तरह से कंप्रेस होती हुई जाती है तो उसको हम फॉलिंग वेज बोलते हैं। उसका भी एग्जांपल मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले हम राइजिंग वेज को सही से समझते हैं। तो राइजिंग वेज को जो है एक बेरिश पैटर्न माना जाता है, मतलब ये जो इस तरह से प्राइस कंप्रेस होती हुई जाती है उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा, जब प्राइस इस कंप्रेशन के बाहर ब्रेक करेगी तो तब वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ये हम वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। और जो फॉलिंग वेज होता है उसको हम बुलिश पैटर्न कंसिडर करते हैं कि वहाँ से जो कंप्रेशन के बाद प्राइस जब ब्रेकआउट करेगी तो वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी। अभी सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्यों हम इस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमें बेरिश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर फॉलिंग वेज हो तो वहाँ पे हमें बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं और क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, इसको समझते हैं। तो ये ड्राइंग मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अगर हम ये जो पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखा उसके पहले के प्राइस एक्शन को अगर हम सही से देखते हैं, ये जो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें देखने को मिली उसको अगर हम सही से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जो प्राइस गिरी, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 600 से, मतलब 600 से सीधा प्राइस में हमें ड्रॉप देखने को मिला अराउंड 400 तक। तो ये 600 से 400 तक जब प्राइस गई नीचे तो वो काफ़ी शार्प ड्रॉप था, मतलब काफ़ी फास्ट वहाँ पर प्राइस गिरती गई। तो इसके पीछे तो मतलब सिंपल ऑब्वियस रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ पर सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग थे, इसलिए वो इतनी फास्ट यहाँ पर प्राइस को पुश कर पाए और सीधा 600 से 400 तक फिर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला और काफ़ी कम समय में ये हमें देखने को मिला। तो ये हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग थे। और फिर उसके बाद अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं या फिर इस प्राइस एक्शन को देखते हैं जिसमें प्राइस जो है वो 400 से अराउंड 480 तक वहाँ पर ऊपर गई, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो 400 से 480 तक का जो मूव था प्राइस में, जिसमें हमें एक राइजिंग वेज बनता हुआ दिखा, वो काफ़ी स्लो था। मतलब वहाँ पर जो है इस तरह से काफ़ी कंसोलिडेट कर करके प्राइस जो है वो ऊपर गई कंप्रेस होती हुई। तो ये हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर जो है बायर्स इतनी इजीली प्राइस को ऊपर पुश नहीं कर पा रहे थे। उसके उल्टा अगर हम यहाँ पर देखें तो वहाँ पर सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, इसलिए वो इतना इजीली प्राइस को जल्दी सीधा 600 से 400 तक पुश कर पाए फास्ट, अगर टाइम के हिसाब से हम देखें तो। और इस एरिया में अगर देखें तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि काफ़ी स्ट्रगल हो रही है बायर्स को यहाँ पर प्राइस को पुश करने में। तो इसलिए जब इस तरह से सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं या फिर बायर्स यहाँ पर वीक होते हैं सेलर्स के कंपेयर में, तो तब अब जब इस तरह से प्राइस कंप्रेस होती हुई जाती है तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जो ब्रेकआउट होगा वो नीचे की तरफ होगा और ये वेज टाइप पैटर्न बनता है, मतलब वेज के शेप का पैटर्न बोलता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। तो यही है इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, तो आपको भी आइडिया आ गई होगी कि क्यों हम यहाँ पर ये जो पैटर्न बनता है तो तब बेरिश या फिर बुलिश ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं और क्या लॉजिक होता है उसके पीछे। तो अभी जब हम इस तरह से स्पॉट कर लेते हैं इस पैटर्न को चार्ट पर, तो तब हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, तभी इसको वैलिड पैटर्न बोला जाता है। कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं है, सिर्फ दो ही सिंपल से रूल्स है। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस तरह से प्राइस कंप्रेस होती हुई जानी चाहिए ऊपर या नीचे की तरफ, और दूसरा जो सिंपल रूल है कि वहाँ पर
3 या फिर 3 से ज़्यादा बार प्राइस ने टच करना चाहिए ये जो हम ऊपर की या फिर नीचे की लाइन को ड्रॉ करते हैं उसको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की लाइन थी यहाँ पर हमें पहला टच इधर देखने को मिला, फिर उसके बाद जो दूसरा टच था वो इस एरिया में हुआ और ये यहाँ पर इस एरिया में तीसरा टच देखने को मिला। और वही नीचे के लाइन को ये सबसे पहला टच यहाँ पर था, फिर दूसरा टच इस एरिया में था और तीसरा ये यहाँ पर इस लेवल पर। तो जब इस एरिया में हमें दिखेगा कि प्राइस जो है 3 बार टच कर चुकी है ऊपर की और नीचे को लाइन को, तभी हम इस एरिया में बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक वैलिड राइजिंग वेज पैटर्न वहाँ पर हमें प्राइस में देखने को मिल रहा है। ऐसे बीच में कहीं भी जहाँ पर प्राइस ने 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार टच वहाँ पर नहीं किया हुआ है तो वहाँ हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ट्रायंगल और इस पैटर्न में क्या फ़र्क होता है, तो ये सिंपल सा फ़र्क होता है कि ट्रायंगल जो है वो इस तरह से एक रेंज में फॉर्म होता है, सिर्फ इस तरह से एक रेंज होती है वहाँ पर। और इस राइजिंग वेज या फिर फॉलिंग वेज में क्या होता है, जैसे अगर इस तरह से प्राइस गिरी तो ये इस तरह से जो कंप्रेशन होता जाता है वो ऊपर की तरफ होता जाता है। और ट्रायंगल में क्या होता है, वो प्राइस इस तरह से ऊपर नहीं जाती है, सिर्फ वहाँ पर एक रेंज क्रिएट होती है और उसके हाइज और लोज को देख के ये हम वहाँ पर बोलते हैं कि ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। और इसमें क्या होता है, हम हाइज और लोज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ये जो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ कंप्रेस होती जा रही है या फिर नीचे की तरफ कंप्रेस होती हुई जा रही है। अगर ऊपर की तरफ कंप्रेस होती हुई जा रही है तो उसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो बेरिश साइड में होगा। और अगर नीचे की तरफ कंप्रेस होती हुई जा रही है तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो बुलिश साइड में होगा। और उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पहले समझा दिया है। ओके, तो फिर इस तरह से जब हम स्पॉट कर देते हैं इसमें कि एक वैलिड ब्रेकआउट हमें प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है इसको सही से ट्रेड कैसे करना है। तो ये समझाने के लिए मैं अभी ड्राइंग फिर से हटा देता हूँ और फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ इसे सही से। ओके, तो जब हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि एक वैलिड राइजिंग वेज यहाँ पर बन रहा है, तो तब ट्रेड करने का इसका एकदम सिंपल सा तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना होता है, इस एरिया में एंटर करना अवॉइड करना होता है। इस एरिया में हमें कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। हमें कितना भी पता हो कि यहाँ पर जो है बायर्स वीक है और हम ब्रेकआउट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं, फिर भी इस एरिया में हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। मैं समझाता हूँ अभी आगे चल के क्यों हमें वहाँ पे अवॉइड करना है इस तरह से एंट्री लेना। फिर यहाँ पे नहीं लेनी तो कहाँ लेनी है, तो सिंपल सा रूल है कि हमें ये जो नीचे की लाइन होती है, जैसे हम यहाँ पर ये राइजिंग वेज बन रहा है तो हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे कि नीचे की लाइन को जो है प्राइस इस तरह से क्लीनली ब्रेक करेगी। क्लीन ब्रेक मतलब क्या, प्राइस जो है क्लोज होनी चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए क्लियरली आइस को कि यहाँ पर जो है इस लेवल के नीचे प्राइस क्लोज हो गई है। तो इसका हमें वेट करना है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जब रिटेस्ट करने जाती है प्राइस इस तरह से, तो एक तो इस रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं इस एरिया में, या फिर 50% हम इसी एरिया में सेल कर सकते हैं। तो 50% पोजीशन को हम इस एरिया में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। और फिर स्टॉप लॉस हमारा आएगा, ये जो हाई क्रिएट होता है, ये जो वेज जब इस तरह से कंप्रेस होती हुई जाती है प्राइस, तो जो लास्ट हाई क्रिएट होता है उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम जब अभी आगे चल के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे तो उसी का यूज़ आप इसमें करिए टारगेट लगाने के लिए। सिर्फ इस पैटर्न को देख के इतना सही से टारगेट नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जब हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो फिर उसको देख के आप टारगेट भी यहाँ पर लगा पाएंगे। स्टॉप लॉस और एंट्री हम इस पैटर्न को देख के ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें क्यों एंट्री नहीं लेनी है, क्यों अवॉइड करना है, तो जैसे यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हमें कितना क्लियर यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाता है इस हाई के ऊपर। वही अगर आप इस एरिया में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से हमें कभी कभी लगता है कि यहाँ पर 3 बार टच हो चुके हैं, और जैसा मैंने कहा कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार चाहिए, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार भी प्राइस टच कर सकती है और इस तरह से कंप्रेस होती हुई जा सकती है। तो समझो इस तरह से यहाँ पर इस एरिया में प्राइस चल रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन चुका है। तो वहाँ पर क्या कभी कभी क्या होता है कि प्राइस एक बार फिर से ऊपर जाएगी और इस तरह से कंप्रेस होती हुई 4-5 बार टच करेगी और फिर ब्रेकआउट देगी। तो तब अगर आप इस तरह से पहले एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं हाई के ऊपर, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या जो है ट्रेड के पीछे का लॉजिक सही होते हुए भी। तो एक तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत इस तरह से बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बहुत रूम देनी पड़ेगी आपको वहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने के लिए। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर आप इस एरिया में एंट्री करते हैं तो कभी कभी ऊपर ब्रेक कर जाता है या फिर इस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट दे देता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो इस वजह से आप इस तरह से ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेना यहाँ पर इस पैटर्न में अवॉइड कीजिए, सही से इसको इस नीचे की लाइन को तोड़ने दीजिए और फिर रिटेस्ट पे यहाँ पर एंट्री लीजिए। ठीक है, तो इसको ये होगा इसका
ट्रेड करने का तरीका। अभी मैंने आपको फॉलिंग वेज के बारे में तो थोड़ा सा बता दिया है, फिर भी मैं आपको प्राइस में एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक मारुति की चार्ट में हमारे पास एग्जांपल है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस यहाँ पर कंप्रेस होती हुई जा रही थी एक वेज के शेप में नीचे, और फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया कि 4-5 बार भी कई बार प्राइस टच करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-4 बार प्राइस ने ऊपर के लाइन को टच किया। तो आप अगर इस तरह से इसी एरिया में एंट्री ले लेते तो वहाँ पर आपका जो है स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा रखना पड़ता, या फिर पहले ही वो आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इसलिए वो आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ आती, इस एरिया में। यहाँ पर जब हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर इस एरिया में हम एंटर कर सकते थे स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगा के, और टारगेट के लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इसमें भी सेम, इसका लॉजिक भी सेम ही है कि ये जो प्राइस ऊपर जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं लगा, तो काफ़ी वहाँ पर बायर्स जो है वो हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे। जब प्राइस नीचे आ रही थी इस तरह से तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने में। तो ये जो हमने पहले राइजिंग वेज में लॉजिक को समझा है, ये सेम लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ होगा। और जो बाकी सारे रूल्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा बार टच होना चाहिए या फिर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है, वो सब कुछ यहाँ पर सेम अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ पर ये जो फॉलिंग वेज होता है ये बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, और उसमें हम, और राइजिंग वेज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। अभी ये जो वेज पैटर्न होता है ये हमें कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिलता है, और जो है रिवर्सल में भी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो ये एग्जांपल हमने देखा, ये कंटिन्यूएशन एग्जांपल था। जैसे जो अप ट्रेंड, यहाँ पर जो मेजर ट्रेंड था वो पहले अप ट्रेंड चल रहा था, फिर इस तरह से प्राइस रिट्रेस होती हुई गई, और फिर जो है ब्रेकआउट के बाद वहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो ये जो एग्जाम्पल था ये कंटिन्यूएशन का एग्जाम्पल था फॉलिंग वेज का। लेकिन सेम एग्जाम्पल हमें रिवर्सल में भी देखने को मिलता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक HDFC बैंक में एग्जाम्पल है, और आर्ली चार्ट ही है ये। तो यहाँ पर ये इधर इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक राइजिंग वेज क्रिएट हुआ, और उसके बाद जो है हमें प्राइस में, मतलब पहले जो है अप ट्रेंड चल रहा था एक, और फिर अप ट्रेंड के बाद ये जब राइजिंग वेज वहाँ पर क्रिएट हुआ तो उसके बाद हमें इस तरह से एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला। तो इस तरह से हमें जो है रिवर्सल में भी ये पैटर्न को देखने को मिलता है। आपको सिर्फ इसके पीछे के लॉजिक को ध्यान में रखना है, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये जो प्राइस जो है जब इस तरह से ऊपर जा रही थी, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से जो प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो वहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत शार्पली वहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही थी। लेकिन इस एरिया में अगर हम सेम चीज़ देखते हैं तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि काफ़ी प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने में। तो जब इस तरह से एक अप ट्रेंड में बायर्स हमें वीक होते हुए दिखते हैं तो वहाँ पर हम क्या ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे, वहाँ पर जो है हमें एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये तो अभी हो गया राइजिंग वेज के रिवर्सल का एग्जांपल। अभी सेम अगर प्राइस इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में चल रही हो, और फिर इस तरह से एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह से प्राइस कंप्रेस होती हुई जाती है नीचे, एक मतलब बहुत स्ट्रगल करती है नीचे जाने में थोड़ा सा भी कंपेयर टू दिस मूव, और फिर उसके बाद इस तरह से हमें एक फॉलिंग वेज का पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो क्या होगा, हमारा फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न। ठीक है। तो और ये मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेंड के बाद ही हमें ये देखने को मिलता है या फिर रिवर्सल में ही देखने को मिलता है। रेंजिंग पीरियड में भी हमें इसके एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसको भी हम सही से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक रेंज यहाँ पर क्रिएट हो रही थी मार्केट में, और फिर इस रेंज के बाद ये जब प्राइस ये जो रेंज का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही थी, तो तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न हमें देखने को मिला। तो इस तरह से अब जब हमें दिखता है कि जो है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस पे जा रही है और वहाँ पर बायर्स भी जो है वो काफ़ी वीक होते जा रहे हैं, तो तब हम क्या कर सकते हैं, जो सेम मैंने आपको बताया कि पहले हमें वहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना है और फिर एंट्री लेनी है। टारगेट हम लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो इस तरह से रेंजिंग पीरियड में भी हम इसके ट्रेड के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसको हम सही से ट्रेड कर सकते हैं किसी भी मार्केट कंडीशन में। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, और आपको इसको सही से स्पॉट कर पाएंगे मार्केट में और ट्रेड कर पाएंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।